वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की हमारी क्लास का पहला टॉपिक होगा कंटेंडिंग थियरीज एंड अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है। इंटरनेशनल रिलेशन का इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में अध्ययन 1914 से माना जाता है। एल्फ्रेड जिरमन, चार्ल्स वेबस्टर ने इस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था। ये जो एल्फ्रेड जिरमन है, इन्होंने स्पेशल कंट्रीब्यूट किया था इस डिसिप्लिन में। और जो चार्ल्स वेबस्टर है, ये बिलोंग करते थे वेल्स यूनिवर्सिटी से। इंटरनेशनल रिलेशन में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आती है, उसके प्रमुख तत्व है राष्ट्रीय हित, शक्ति, सहयोग और विवाद। जो विद्वान राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए सहयोग पर बल देते हैं, वो आदर्शवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। और जो विद्वान राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए शक्ति या संघर्ष पर बल देते हैं, वे यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अगर बात की जाए आदर्शवादी सिद्धांत यानी कि आइडियलिस्ट थियरी, तो आदर्शवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विवादों को हल करने के लिए शक्ति के स्थान पर सहयोग पर बल देता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्रों के मध्य विवाद बहुत गहरे नहीं होते, उन्हें शांतिपूर्वक सहयोग के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। आदर्शवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता और सहयोग पर बल देता है और युद्ध के उन्मूलन की घोषणा करता है। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रथम लक्ष्य है, यानी शांति स्थापित करना इसका मेन एम है। इस सिद्धांत की दो शाखाएं हैं। पहली शाखाएं है शांति अनुसंधान दृष्टिकोण, जो शांति पर आधारित ज्ञान के संचय पर बल देती है, और दूसरी है विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण, जिसमें ज्ञान संचय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए व्यवहारिक कदम उठाने की बात की जाती है। इसके समर्थकों में वुड्रो विल्सन, कांट, ग्रीन, डेविड हेल्ड आदि का नाम लिया जाता है। फिर आती है रियलिस्ट थियरी, यानी यथार्थवादी सिद्धांत। यथार्थवादी सिद्धांत में मेन जो फोकस है वो शक्ति पर दिया जाता है। यथार्थवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं राइनोल्ड नेबूर, स्पाइकमैन, एरिक ओपमैन, E.H. कार, क्विंसी राइट, साथ में हेनरी किसिंजर और मार्टिन वाइट का भी इसमें नाम लिया जाता है। लेकिन इसको सबसे पहले मोरगेंथो ने 20वीं सदी में अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में सैद्धांतिक रूप प्रदान किया। मोरगेंथो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रमुख कुंजी है वो राष्ट्रीय हित है। मोरगेंथो राष्ट्रीय हित को शक्ति कहकर पुकारता है। उनके अनुसार शक्ति साध्य व साधन दोनों हैं। शक्ति साध्य इसलिए है कि शक्ति प्राप्त होने पर राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। इस प्रकार मोरगेंथो राष्ट्रीय हित की तुलना में शक्ति को अत्यधिक महत्व देता है। मोरगेंथो ने यथार्थवादी सिद्धांत के 6 नियम प्रस्तुत किए हैं। पहला नियम राजनीति और मानव प्रकृति है। मोरगेंथो के अनुसार हर प्रकार की राजनीति मानव प्रकृति का प्रतिबिंब मात्र है। मोरगेंथो के अकॉर्डिंग जो मानव है वो अपनी प्रकृति से अनैतिक प्राणी है। इसके दो प्रमुख अवगुण हैं, एक तो स्वार्थपरता और दूसरा है प्रभुत्व लालसा। स्वार्थपरता का क्षेत्र तो सीमित है, परंतु प्रभुत्व लालसा का क्षेत्र है वो असीमित है। प्रभुत्व लालसा के लिए मानव अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है, अर्थात शक्ति के लिए संघर्ष करता रहता है। मोरगेंथो के अनुसार राष्ट्र मानव से ही मिलकर बने हैं, अतः राष्ट्र की प्रकृति वैसी ही है जैसे कि मानव की। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है अकॉर्डिंग टू मोरगेंथो। फिर इसका जो दूसरा नियम है वो है राष्ट्रीय हित की प्रधानता।
राष्ट्रीय हित की प्रधानता की अगर बात करते हैं तो मोर्गेंथो के अनुसार इसमें हर राष्ट्र और उसके नेता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए भाग लेते हैं। मोर्गेंथो का मत है कि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति शक्ति के माध्यम से ही संभव है। जब एक राष्ट्र को शक्ति प्राप्त हो जाती है तो उसके राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति खुद ही होने लगती है। इस प्रकार मोर्गेंथो शक्ति को साध्य और राष्ट्रीय हित को साधन मानता है। इसमें भी उसने तीन प्रकार के हित को कैटेगराइज किया है। पहला है उपराष्ट्रीय हित, कि जब नेता अपने वर्ग के हितों की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग ले। दूसरा ये है अन्य राष्ट्रीय हित, जिसमें हस्तक्षेप कर कोई भी राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति करे, जैसे अमेरिका ने हेती और इराक में हस्तक्षेप किया था। और फिर तीसरा जो आता है वो है तीसरा अधिराष्ट्रीय हित, जिसमें अंध राष्ट्रवाद की बात की जाती है, जैसे साम्यवादी। फिर उसके बाद बात होती है तीसरे नियम की। राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। मोर्गेंथो के अनुसार हित दो प्रकार के होते हैं, पहला स्थिर होता है, दूसरा अस्थिर होता है। स्थिर हितों में आते हैं राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भौगोलिक सुरक्षा। और अस्थिर, जिन्हें अमार्मिक हित भी कहा जाता है, उनमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हित आते हैं। मोर्गेंथो के अनुसार जो अस्थिर हित है वो परिस्थितियों के अनुसार चेंज होते रहते हैं, इसलिए वह कहता है कि राष्ट्रीय हित का कोई भी निश्चित अर्थ नहीं होता। और फोर्थ जो पॉइंट है जिसमें मोर्गेंथो बात करते हैं कि विवेक है राजनीति का उच्चतम मूल्य है, यानी विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। यथार्थवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता की उपेक्षा नहीं करता है, परंतु राष्ट्र की नैतिकता राष्ट्रीय हितों पर ही आधारित होती है। और राष्ट्र की नैतिकता इसी में निहित है कि वह अपनी शक्ति का विस्तार करे और जनता के हितों की पूर्ति करे। अर्थात हर राष्ट्र का विवेक ही उसकी राजनीति का आधार है और कोई भी राष्ट्र नैतिकता के नाम पर अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकता। ये सारे के सारे पॉइंट्स डिटेल में नीचे डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में मोर्गेंथो के अनुसार राष्ट्रीय नैतिक नियम सार्वभौमिक नैतिक नियम से भिन्न होते हैं। मोर्गेंथो कहता है कि राष्ट्र की नैतिकता राष्ट्र की शक्ति के विस्तार और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में ही निहित है, जबकि सार्वभौमिक नैतिक नियम शांति, त्याग और उन्मूलन आदि की बात करते हैं। कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए अपने अस्तित्व को खतरे में नहीं डाल सकता। उसे आवश्यकता पड़ने पर युद्ध का प्रयोग राष्ट्र की नैतिकता के लिए करना पड़ सकता है। इस प्रकार राष्ट्र के नैतिक नियम से सार्वभौमिक नैतिक नियम भिन्न होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता, जिसमें यथार्थवादी विचारकों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उसी प्रकार से स्वतंत्र और स्वायत्त विषय है जैसे अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। इस प्रकार मोर्गेंथो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतंत्र विषय बनाए जाने के लिए लालायित है। तो ये हुए मोर्गेंथो के यथार्थवादी सिद्धांत के 6 नियम। ये सभी डिटेल में डिस्कस किए गए हैं, तो आप लोग इनको देख सकते हैं। ये है पहला, इधर दूसरा, ये तीसरा। यहाँ थोड़ा मोर्गेंथो के नाम का जो स्पेलिंग है वो थोड़ा गलत हो गया है, इसको कुछ और ही लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर ये आप इसको मोर्गेंथो ही प्रोनाउंस करना। ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रखा है, तो प्लीज़ इसे आप अवॉइड करना। फिर उसका जो फोर्थ पॉइंट है वो इधर डिस्कस किया गया है। फिर फिफ्थ पॉइंट एंड देन सिक्स्थ पॉइंट जो अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। अब अगर बात करें यथार्थवादी उपागम की जो मूल धारणाएं हैं वो क्या होती हैं, तो जो यथार्थवादी उपागम 3 मूल धारणाओं पर आधारित है। ये है पहला, प्रत्येक देश के राजनेता सदैव ही अपने राष्ट्रहित की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। दूसरा है कि प्रत्येक राष्ट्र का हित उसके भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव के विस्तार में निहित है। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग अपने हितों की रक्षा के लिए करता है। अर्थात प्रत्येक देश की विदेश नीति पूर्णतया शक्ति पर ही निर्भर है। यानी इस यथार्थवादी सिद्धांत में जो मेन फोकस दिया गया है वो
शक्ति पर ही दिया गया है। मोरगेंथो के अनुसार कूटनीति के नियम भी डिस्क्राइब किए गए हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे। पर उनको डिस्कस करने से पहले एक बार हम जो अभी हमने अ, ये 6 नियम पढ़े हैं यथार्थवादी सिद्धांत के, उनका एक बार विश्लेषण कर लेते हैं। तो किसी भी समस्या समस्या विशेष के उचित विश्लेषण तथा समाधान के लिए संबंधित राष्ट्र विशेष के हितों और उनकी रक्षा और विस्तार की संभावनाओं के साथ साथ शक्तियों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना आवश्यक है। यानी कि जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उनको समझने के साथ साथ जो शक्ति है, पावर है, उसके भी जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनकी भी हमें स्टडी करनी ज़रूरी है। विदेश नीति के कुछ निर्धारक तत्व होते हैं। मोर्गन तो बताते हैं कि जो राष्ट्रीय हित है वह किसी राष्ट्र के द्वारा अपनी समग्र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर निर्धारित विदेश नीति ही उनके राष्ट्रीय हितों को व्यक्त करती है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि मोर्गन तो राष्ट्रीय हित की जब व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के द्वारा जब विदेश नीति को निर्धारित किया जाता है तो वो उसके वहाँ पर जो समग्र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वो उसके आधार पर ही अपने विदेश नीति है उसको बनाता है, जो उसकी राष्ट्रीय हितों को अभिव्यक्त करती है। ठीक है। अब राष्ट्रीय हित युक्ति संगत और तथा आवश्यक है और परिवर्तनशील भी है तथा परिस्थितियों के द्वारा ये निर्धारित होते हैं। लेकिन परिवर्तनशील राष्ट्रीय हितों को निश्चित रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे व्यक्तियों, दलीय नीति, वर्गीय हित, लोकमत आदि प्रभाव के कारण बदलते रहते हैं। अब मोर्गन तो बताते हैं कि राष्ट्रीय हितों में शांति के प्रयास सदैव ही संघर्षों को जन्म देते हैं। इन परिस्थितियों में शांति की समस्याएं और जो संभावनाएं हैं उनके प्रयासों को मोर्गेंथो 3 भागों में बांटता है। पहला जो है वो है पीस थ्रू लिमिटेशन, जिसमें निशस्त्रीकरण, सामूहिक सुरक्षा, शांतिपूर्ण परिवर्तन और विश्व सरकार का निर्माण आदि इसमें डिस्कस किए जाते हैं। और दूसरा जो है वो है पीस थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रूपांतरण के द्वारा, जैसे विश्व राज्य और विश्व समाज के निर्माण का प्रयास। फिर तीसरा आता है इसमें पीस थ्रू एकोमोडेशन, यानी कि समझौते के द्वारा। अब मोर्गेंथो ने इन तीनों विकल्पों में से केवल राजनय को ही, यानी कि जो थर्ड बताया समझौते के द्वारा, उसके अंदर राजनय शामिल है, सिर्फ राजनय को ही वर्तमान काल में शांति स्थापना का व्यवहारिक साधन माना। इसके अतिरिक्त जो अन्य साधन है वो है शक्ति संतुलन का, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का, विश्व जनमत का और अंतर्राष्ट्रीय कानून का। ये है, लेकिन मोर्गेंथो इन साधनों को ज़्यादा उपयोगी नहीं मानता। मेन जो बल दिया है वो पहले तो उन्होंने 3 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया, जैसे हमने पढ़ा था कि पीस थ्रू लिमिटेशन, पीस थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड था पीस थ्रू एकोमोडेशन। तो इसमें जो पीस थ्रू एकोमोडेशन है उसी को ही वर्तमान काल में शांति स्थापना का व्यवहारिक साधन माना है मोर्गेंथो ने। और बाकी जो जो अदर्स भी है, जो भी मैंने बताया, अंतर्राष्ट्रीय कानून, शक्ति संतुलन और ये, इनको वो इतना उपयोगी साधन नहीं मानता। फिर अब बारी आती है कि जो मोर्गेंथो है उनके अनुसार कूटनीति के नियम। तो जब कूटनीति के नियम की बात करते हैं तो 9 नियम मोर्गेंथो ने दिए हैं। पहला है कि राजनीतिक नीतिगत कुशलता धर्म युद्ध की भावना से सदैव स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। दूसरा, विदेश विदेश नीति के जो लक्ष्य है वो राष्ट्रीय हितों पर आधारित होने चाहिए और इन लक्ष्यों की जो रक्षा है वो शक्ति के द्वारा की जानी चाहिए। ये बात मोर्गेंथो ने कही है। तीसरी बात जब मोर्गेंथो कहता है तो उसने कहा है कि कूटनीतिज्ञ को दूसरे राज्यों के हित और दृष्टिकोण का ध्यान रखते हुए अपनी राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करना चाहिए। चौथी जब बात मोर्गेंथो करते हैं तो वो कहते हैं कि राज्यों को कम से कम ऐसे मामलों पर समझौते को तैयार रहना चाहिए जो आधारभूत महत्व के न हो। फिर वो बात बताते हैं कि राज्य को जो वास्तविक लाभ है उन्हीं की ही अधिक चिंता करनी चाहिए, यानी जो दूसरी तरह के जो फेक जो प्रॉफिट्स हैं वो उनके बारे में मोर्गेंथो को फोकस नहीं करना चाहिए या उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। सिर्फ जो मेन जो चिंता करनी चाहिए या ज़्यादा सोचना चाहिए वो है
राज्य के वास्तविक लाभ। फिर है कि किसी भी राज्य को ऐसी अवस्था तक नहीं पहुंचना चाहिए जहां से बिना किसी हानि के वापस लौटना संभव न हो सके। फिर बात की जाती है कि किसी भी राज्य के द्वारा अपने से कमजोर सहायक मित्र को स्वतंत्र निर्णय लेने की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। यानी कि अगर उसका जो साथी है, जो उसकी मदद करता है और वो कमजोर है, तो वो कह रहा है कि उससे कभी भी इस चीज़ की परमिशन वो ना दे कि वो खुद डिसीजन ले, क्योंकि अगर वो खुद डिसीजन लेगा तो उसके द्वारा लिए गए डिसीजन वो नुकसानदायक भी हो सकते हैं उस मित्र के लिए भी और दूसरे उसके पड़ोसी के लिए भी। उसके बाद है कि सुसज्जित सेनाएं राजनीतिक सत्ता के अधीन होनी चाहिए। यानी कि जो सेनाएं हैं उनको भी मोरगेंथो ने इंडिपेंडेंट नहीं रखा, उनको राजनीतिक शक्ति या सत्ता के अधीन रखा है। फिर है कि सरकार को जनता का सेवक नहीं बल्कि उसके नेता के रूप में कार्य करना चाहिए। ये 9 नियम मोरगेंथो ने सुझाए हैं। फिर यहाँ बात की जाती है कि जो यथार्थवादी सिद्धांत है इसको क्रिटिसाइज किया गया है। मोरगेंथो के यथार्थवादी सिद्धांत की कुछ बेसिस है जिन पर आलोचना की जाती है। तो उसमें पहला यह है कि मोरगेंथो ने मानव के केवल दुर्गुण पक्ष का ही वर्णन किया है। यानी उसने कहा है कि जो मनुष्य है वो शक्ति से ही कंट्रोल किया जा सकता है, स्वार्थपरता है उसमें, प्रभुत्व लालसा है, और कुछ उसने जो पक्ष देखे हैं मनुष्य के वो दुर्गुण ही देखे हैं, यानी कि बुरे पक्ष ही उसने देखे हैं और बुरे पक्षों का ही उसने वर्णन किया है। जबकि मनुष्य में सद्गुण भी होते हैं और सद्गुण की मोरगेंथो ने अवहेलना की है। इस प्रकार मानव प्रकृति का उसने एक पक्षीय वर्णन किया है। दूसरा पॉइंट है कि यथार्थवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संघर्ष पक्ष का वर्णन तो करता है, परंतु जो सहयोग पक्ष है कि उसमें सहयोग की भावना भी देखने को मिलती है और वह सहयोग भी करता है, उसकी उसने पूरी तरह से अवहेलना की है। इस प्रकार यह जो वर्णन है यह इसमें भी एक पक्षीय दिखता है। थर्ड पॉइंट है कि मोरगेंथो का जो यथार्थवादी सिद्धांत है वो मानव प्रकृति पर आधारित है। मानव प्रकृति का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है, इसलिए यह सिद्धांत सिर्फ अनुमान पर ही आधारित है, इसलिए यह वैज्ञानिक नहीं है। और इसने शक्ति पर बहुत अधिक बल दे दिया है। यह सिद्धांत शक्ति पर अत्यधिक बल देने के कारण भी आलोचना इस सिद्धांत की जाती है। अगर मोरगेंथो के यथार्थवादी सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के विचार को तिलांजलि देनी पड़ेगी, ऐसा उसके आलोचकों का कहना है। मोरगेंथो के विचार में परस्पर विरोध देखने को मिलता है। इसमें एक ओर तो वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष मानता है और दूसरी ओर शांति के प्रयासों की व्याख्या करता है। तो ये काफी विरोधाभासी लगता है। कंक्लूजन में अगर कहा जाए तो इन आलोचनाओं के बावजूद भी मोरगेंथो का सिद्धांत बिल्कुल बेकार या निस्सार नहीं है। वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संघर्ष पक्ष की व्याख्या करने वाला सर्वोत्तम सिद्धांत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए सिद्धांतों की खोज को बढ़ावा दिया। यथार्थवाद के उद्भव के बाद ही आज व्यवस्था सिद्धांत जैसे अनेक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए हमारे सामने आए। तो आज की क्लास का यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।